हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने टॉपिक चुना है दल बदल विरोधी कानून। ये दल बदल विरोधी कानून क्या है, इन दोनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से हाल ही में महाराष्ट्र में जो घटना घटा है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो क्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। चलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर हम लोग पढ़ते हैं अयोग्यता के क्या क्या आधार हो सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे निर्णय कौन लेता है, कानून की कमियां क्या है, सुधारने हेतु हम लोग अपनी तरफ से क्या सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है दल बदल। दल बदल का तात्पर्य होता है एक दल से दूसरे दल में मिलना, दल बदल कहलाता है। और किस आधार पर मिलेंगे, उसमें क्या क्या कानून के अंतर्गत आते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी जी के सरकार में इस दल बदल विरोधी कानून को एक 10वीं अनुसूची में रखा गया था। आप पूछेंगे 10वीं अनुसूची क्या है, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कहने का मतलब कि 52 में संशोधन हुआ था दल बदल विरोधी कानून को लेकर। इसमें प्रावधान यह था कि कोई भी सदस्य, जैसे मान लिया जाए कि कोई सदस्य उस पार्टी में 40 है, ठीक है, इस 40 का एक तिहाई कहने का मतलब कि 13 से ऊपर सदस्य, यानी कि उस पार्टी में 13 से ऊपर सदस्य दूसरे दल में मिल जाते हैं तो वे दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसको 2003 यानी कि 2003 में इस अमेंडमेंट एक्ट में और सुधार किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग 91st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें प्रावधान यह किया गया था कि अपने पार्टी के कुल सदस्य का, मान लीजिए उस पार्टी में कुल सदस्य 60 है, इसका 2 तिहाई, याद रखिएगा उसमें 1 तिहाई था जब 1995 में लाया गया था तब, और 2003 में जब इसमें संशोधन किया गया था तो इसमें 2 तिहाई सदस्य, कहने का मतलब कितना हुआ 40, यानी कि कोई एक पार्टी है उसमें 60 सदस्य हैं, उस 60 सदस्य का 40 सदस्य से ऊपर दूसरे पार्टी में विलय होते हैं तो वो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से दल बदल कानून क्या है इसको हमने देख लिया। फिर देखते हैं कि अयोग्यता के क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो कोई भी जीते हुए सदन का जीते हुए सदस्य दूसरे पार्टी में जाते हैं तो वे दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आएंगे, उन पर कार्रवाइयां भी करेंगे। अब कौन करेंगे आगे देखते हैं हम लोग। फिर सेकंड है, मान लीजिए कोई निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो चुनाव लड़े और जीत गए, और जीतने के उपरांत दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिए तो वो भी दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आएंगे। पहला, कोई भी जीते हुए सदस्य दूसरे पार्टी ज्वाइन करते हैं वो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आएंगे। निर्दलीय से जीते हुए सदन के कोई भी सदस्य दूसरे पार्टी में ज्वाइन करते हैं वो भी दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आएंगे। तीसरा, हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक मान लीजिए कि पार्टी है, उस पार्टी में जो उसका अध्यक्ष है उनका एक अपना एक चार्ट रहता है, उसमें क्या क्या डिसीजन कौन कौन सा कानून होता है, उनका पार्टी का अपना नियम कानून होता है। उस नियम कानून के अंतर्गत यह कहा गया है कि आप सदन में मत कीजिए, मत मतलब वोट कीजिए किसी बिल पर पास करने के लिए। तो कहा गया यदि वो व्यक्ति उस पार्टी में बात नहीं मानता है और दूसरे पार्टी को वोट करता है तो ये दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत उसे उस पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, अंतर आत्मा की आवाज सुनी जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें कहा गया है कि आप उनको वोट कीजिएगा, ए और बी कैंडिडेट खड़ा है, कहा गया पार्टी में कि आप ए के वोट कीजिएगा फर्स्ट में रखिएगा, लेकिन आपने रख दिया बी को, तो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में अंतरात्मा की आवाज सुनी जाती है। ये हुआ तीसरा। चौथा है
सदन के जो नामी सदस्य हैं, मान लीजिए किसी पद पर चले गए, वो 6 माह के भीतर यदि किसी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे, लेकिन 6 माह के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आएंगे। ये 4 तरीके से अयोग्यता के आधार हम लोग निर्णय लेते हैं। फिर देखते हैं कि निर्णय कौन लेता है, तो जो विधायिका के जो पीठासीन होते हैं वो निर्णय लेते हैं, ठीक है, यानी अध्यक्ष विधायिका के। फिर देखते हैं कि कानून की कमियां क्या है। कानून की कमियां मुख्य रूप से यही है कि इसमें काफी लेट होता है, काफी देर होती है निर्णय आने में। जो पीठासीन के अध्यक्ष विधायिका को जो पीठासीन होते हैं वो निर्णय लेने में इतना देर कर देते हैं कि वो मंत्री 5 साल रह चुके रहते हैं, तो इसमें काफी देरी होती है। ये पहला कमियां है। फिर देखते हैं कि सुधारने तो क्या उपाय हैं। तो सुधारने तो उपाय यही है कि जो चुनाव आयोग है वो इसमें अपना हस्तक्षेप करे, इसमें कुछ प्रावधान करके अपना कुछ निर्णय दे। या दूसरा ये हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष जो रह चुके हैं जज, वो उनका एक समिति बनाई जाए, उस समिति इस पर निगरानी रखें। ये हम लोग देख सकते हैं दूसरा उपाय। और इसमें उपाय करने का यही है कि जितने भी सदस्य हैं उसमें ऐसा एक नियम कानून लाया जाए जिससे कोई भी दल बदल या खरीद फेकरी ऐसे ना कर सके। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक दल बदल विरोधी कानून खत्म हुआ। अब देखते हैं कि क्या महाराष्ट्र में किन के अंतर्गत आते हैं, दल विरोधी कानून के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना, माफ कीजिएगा, शिवसेना कहने का मतलब यह हुआ किसी पार्टी के बारे में हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम आप लोगों को अच्छे से समझा सके। तो 52 शिवसेना के सदस्य हैं। इसका 2/3 कितना होता है, जो 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि 2/3 कहने का मतलब 37 से कुछ ऊपर सदस्य, यानी कि 37 से ज्यादा उससे पार्टी का सदस्य किसी दूसरे पार्टी में मिलते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में घटना घटी है अभी फिलहाल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।